वेलकम टू कोड विचारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपॉजिटरी पैटर्न और यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न की, जो रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट बेसिक स्कूल सिस्टम्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें स्कूल और स्टूडेंट की एंटिटीज़ होंगी। उन्हीं एंटिटीज़ के लिए जो हमने बनाई थी ये एंटिटीज़, स्टूडेंट एंड स्कूल, इन्हीं के लिए हम रिपॉजिटरी पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिपॉजिटरी पैटर्न है क्या? रिपॉजिटरी पैटर्न का बेसिक आइडिया ये है कि आप अपना डेटाबेस एक्सेस लॉजिक एक सेंट्रल जगह पे रखेंगे, जहाँ से आप CRUD ऑपरेशंस जैसे क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट इजीली परफॉर्म कर सकें। रिपॉजिटरी पैटर्न का बेसिक आइडिया ये है कि आप अपना डेटाबेस एक्सेस लॉजिक एक सेंट्रल जगह पे रखें, जहाँ से आप CRUD ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकें, बिना इसके कि आप डायरेक्टली एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड बार बार लिखें। इट मीन्स कि आप या तो कॉमन कोड बार बार खुद लिखें हर एंटिटी के लिए, जैसे किसी टेबल में डेटा ऐड करना या डिलीट करना या फैच करना या अपडेट करना। लेकिन हम इस बार बार परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन को या बार बार लिखने वाले इस कोड को रिपॉजिटरी पैटर्न से कॉमन कर लेंगे, जिससे सेम कोड रिपीट ना हो, बल्कि कॉमन मेथड्स जो हम रिपॉजिटरी में बनाएंगे वो रिपीट या रीयूज़ हों। ये अप्रोच आपके कोड को क्लीन बनाती है, रीयूजेबल बनाती है और टेस्ट करना भी ईजी बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं रिपॉजिटरी पैटर्न की इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे आई जेनेरिक रिपॉजिटरी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट के अंदर। तो बना लेते हैं। इस इंटरफेस में हम वो रिपीट होने वाला कोड एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखेंगे यहाँ पर, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम एक इसकी क्लास में देंगे जिससे ये इनहेरिट करेगी। तो हम क्या अचीव करेंगे, हम इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। ये मेथड वो होंगे कि जिनमें हम वो कॉमन जो रिपीट होने वाली लॉजिक है ना बार बार, वो हम उन मेथड्स में डालेंगे। तो अभी हम उनकी एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे। तो ये सारे काम करने के लिए ना हमें C# की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं इसको एक जेनेरिक रिपॉजिटरी। अभी तो ये खाली ये तो सिर्फ नेम है अभी इसका, आई जेनेरिक रिपॉजिटरी इंटरफेस। लेकिन एक्चुअली में ये इंटरफेस अभी जेनेरिक नहीं है। अब इसको जेनेरिक कर लेते हैं, यानी अब इसमें कोई ना कोई टाइप दे सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने अभी, इसको अभी ज़रा सी देर में समझते हैं। तो नाउ अब हम इस इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना लेते हैं, जिनको हमने रीयूज़ करना है बार बार। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे हम गेट ऑल, यानी हमने जो हमारे लेट्स है, हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, स्कूल एंड स्टूडेंट, और ये डेटाबेस में यहाँ तो एज एन एंटिटी है, पर इनके अगेंस्ट डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स हैं। तो टेबल में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं, कोई कंडीशन की बेस पे गेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये सारा का सारा डेटा भी गेट कर सकते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशन से रिलेटेड हम एक कॉमन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाने जा रहे हैं, यानी इन्हीं का यूज़ करेंगे हम इन कॉमन टास्क के लिए। तो पहला हम मेथड बना लेते हैं गेट ऑल। नेक्स्ट भी हम बना लेते हैं गेट ऑल, पर ये कंडीशन पे होगा, यानी किसी स्पेसिफिक कंडीशन मैच होगी तो वो मैच्ड कंडीशंस का ही रिकॉर्ड आएगा। पहले मेथड्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ईच मेथड करेगा क्या। तो बेसिकली ये मैंने कुछ मेथड्स बना लिए हैं। इस मेथड का पर्पस है ये सारा डेटा ला के देगा। ये मेथड का पर्पस है कि किसी कंडीशन के बेस पर डेटा ला के देगा, लेकिन तब भी कलेक्शन नहीं आएगी क्योंकि आई को वेरिएबल मेंशन है।
ये सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ला के देगा, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट ला के देगा। ये डेटाबेस में ऐड करेगा, ये डिलीट करेगा और ये अपडेट परफॉर्म करेगा। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन और ये मतलब ये सारा कोड क्या है बेसिकली। देखें, ये लिखा है एक्सप्रेशन और ये इसके टाइप पैरामीटर के अंदर एक फंक डेलीगेट जो पैरामीटर मुझसे लेगा इसी टाइप का, जो भी यहाँ टाइप दी जाएगी, और रिटर्न करेगा ये बूल इस एक्सप्रेशन पे। ठीक है। नाउ बेसिक चीज़ ये है कि ये एक्सप्रेशन मैंने पैरामीटर में क्यों यूज़ किया और खाली फंक डेलीगेट को मैंने पैरामीटर में क्यों नहीं लिखा, यानी मैं यूँ भी तो लिख सकता था। यानी इस अप्रोच में और इस अप्रोच में क्या डिफरेंस है। कंपाइल टाइम तो दोनों में एरर नहीं है, दोनों सही हो गए, एक ओवरलोड बन गया, लेकिन इसका और इसका डिफरेंस क्या है, यानी खाली फंक डेलीगेट लिखना इसका क्या मतलब है और फंक डेलीगेट को एक्सप्रेशन में रैप करके लिखना इसका क्या मतलब है। तो पहले ये समझिए कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के कॉन्टेक्स्ट में डेटाबेस से इंटरेक्ट जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट से ही करते हैं, जो कि हमने यहाँ बनाई थी ये। यानी मुझे जब भी डेटाबेस से बात करनी होगी एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तो मैं इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का ही यूज़ करूँगा। और डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जब हम डेटा फैच करते हैं तो वो कोड ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी खुद जनरेट करता है। यानी हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का बेसिक लिखने का पर्पस यही है ना कि हम एसक्यूएल क्वेरी ना लिखें, हम कुछ मेथड्स वगैरह का यूज़ करें, उससे बिहाइंड द सीन एसक्यूएल क्वेरी खुद जनरेट हो जाए। तो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट यही तो करता है कि वो कोड ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी खुद जनरेट कर देता है और फिर क्वेरी ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जाती है और डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट होकर डेटा लेकर आती है हमारी एप्लीकेशन में। नाउ अब अगर मैं सिर्फ फंक डेलीगेट के थ्रू फ़िल्टर करूं तो होगा ये कि वो फ़िल्टर इनिशियल लेवल पे परफॉर्म नहीं होगा। यानी डीबी कॉन्टेक्स्ट जो एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा वो बगैर वेयर क्लॉज के होगी। यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्वेरी जनरेट करेगी, वो ये जनरेट करेगी कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट या कोर्स या स्कूल वट एवर, जो भी टेबल्स हो सकते हैं उस पर सिर्फ सेलेक्ट ऑल की क्वेरी जनरेट होगी। और फिर जब वो सारा डेटा लेकर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट ऑल की क्वेरी है ना, जब सारा डेटा आ जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे, फिर उसके बाद ये फंक डेलीगेट चलेगा, ये केस ये चलेगा और ये फिर उसको फ़िल्टर करेगा, राइट। यानी पहले सारा डेटा ले आओ, उसके बाद फिर ये फंक डेलीगेट उस पर फ़िल्टर करेगा। लेकिन अगर इस फंक डेलीगेट को एक्सप्रेशन में रैप कर दें जैसे मैंने यहाँ किया है, तो उसके बाद जो डीबी कॉन्टेक्स्ट एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा वो वेयर क्लॉज के साथ करेगा। यानी अब डेटाबेस ही से फ़िल्टर होकर मिलेगा हमें सारा डेटा। यानी ऐसा नहीं है कि सारा डेटा हमारी एप्लीकेशन पे आए फिर उसके बाद ये फ़िल्टर करें, नहीं। अब जो एक्सप्रेशन की मदद से जो फंक डेलीगेट चलेगा तो जो डीबी कॉन्टेक्स्ट सीक्वल क्वेरी जनरेट करेगा ना, उसमें वो वेयर का क्लॉज भी लगाएगा और वो वेयर का क्लॉज लग के डेटाबेस में जाएगी क्वेरी। यानी डेटाबेस से ही ये फ़िल्टर्ड होकर रिजल्ट मिलेगा मुझे। इसकी सिंपल एग्जांपल कुछ ऐसे है, एक एनालॉजी है, आप इसको ऐसे समझें कि आपके पास एक क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप टीचर को कहते हो कि भाई मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज 11 से ज़्यादा है। तो केस 1 क्या है हमारा, ये फंक डेलीगेट का केस। इस केस में टीचर जो है ना आपकी बात समझता ही नहीं है। वो क्या करता है, वो पहले 100 के 100 स्टूडेंट्स एक एक करके सब आपके पास भेज देगा। फिर आप खुद उनमें से चेक करते हो कि किसकी एज 11 से ऊपर है। मतलब सारा डेटा पहले आपके पास आ गया, उसके बाद आप खुद बाद में उसमें फ़िल्टर कर रहे हो। आप बाद में जब पहले सब 100 के 100 स्टूडेंट्स आ गए आपके पास, उसके बाद आपने फ़िल्टर किया कि भाई किसकी एज 11 से ज़्यादा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम ज़्यादा लगा, एनर्जी ज़्यादा लगी। लेकिन जो दूसरा केस है ना हमारा, कि जिसमें हम इसी डेलीगेट को एक्सप्रेशन में रैप कर देंगे, वो ये कि टीचर जो है ना अब आपकी बात समझ गया। वो क्या करता है, वो सीधा क्लास में जाता है और क्लास में ही चेक करता है कि किस किस स्टूडेंट की एज 11 से ज़्यादा है। तो वो कहता है वो सारे स्टूडेंट्स आ जाओ जिनकी एज 11 से ज़्यादा है, और जिनकी एज 11 से कम है वो ना आए। तो मतलब अब जो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे ना इनिशियल लेवल पे ही, वो सब फ़िल्टर्ड होके ही आपके पास आएंगे। तो इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, राइट। और आपके पास सिर्फ वही डेटा आ जाएगा जो आपको चाहिए था, आपको खुद फ़िल्टर नहीं करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स है कि ये जो फंक डेलीगेट है ये कहता है कि पहले सारा का सारा डेटा ले आओ डेटाबेस से, उसके बाद मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। अभी 100 डेटा था, हो सकता है 1 लाख डेटा, हो सकता है 1 करोड़ डेटा हो। तो क्या लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप इतनी देर तक वेट करेंगे, राइट। तो सारा डेटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये मेथड है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन पे चाहिए तो आप कंडीशन समेत ही क्वेरी डेटाबेस में भेजेंगे। तो उसके लिए आपका ये केस 2 है, जिसमें आप ये एक्सप्रेशन के अंदर रैप कर देंगे अपने इस फंक डेलीगेट को।
इसका मतलब है कि फ़िल्टर डेटाबेस में जाओ, मतलब इससे जो डीबी कॉन्टैक्ट्स आपका क्वेरी जनरेट करेगा, उस क्वेरी में ही फ़िल्टर्ड वेयर क्लॉज लगा हुआ होगा। तो इट मीन्स कि फ़िल्टर वहीं लगाओ जहाँ डेटा रखा है, जो कि डेटाबेस में रखा है, और फिर जब डेटाबेस से डेटा एप्लीकेशन में आएगा तो वो फ़िल्टर्ड होकर ही आएगा, रादर कि सारा का सारा डेटा पहले एप्लीकेशन में है और फिर एप्लीकेशन उसको फ़िल्टर करे। तो बेहतर ये है कि जो सीक्वल क्वेरी जनरेट हो रही है वही वेयर क्लॉज के साथ जनरेट हो जाए। तो ये करता है मेरा ये एक्सप्रेशन कीवर्ड। ये बेसिकली क्लास है सी शार्प की, जो इसी काम के लिए बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी काम के लिए इसको बनाई है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब इस जेनेरिक इंटरफेस का एक जेनेरिक एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन बनाएंगे, यानी एक जेनेरिक सिंगल टाइप पैरामीटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐड करेंगे जेनेरिक रिपोजिटरी के नाम से। तो पहले हम कॉन्टैक्ट्स प्रोजेक्ट का रेफरेंस अपने रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। ये मेरा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट है, हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम ओके हमने इस कॉन्टैक्ट्स प्रोजेक्ट का रेफरेंस अपने रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया, तो अब हम इसका रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दूसरा प्रोजेक्ट भी इसमें आ गया। इट मीन्स कि सक्सेसफुली रेफरेंस हो गया। और अब हम इसमें आई जेनेरिक रिपोजिटरी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो अब जेनेरिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐड कर लेते हैं अपने रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पज़ यही है कि इस क्लास को डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसका इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता, यानी इस क्लास ने लाजमन किसी न किसी दूसरी क्लासेस का पेरेंट बनना है। और इसको हम इनहेरिट कर लेते हैं अपने उस इंटरफेस से जो अभी अभी हमने बनाया है। इसे इनहेरिट कर लेते हैं इसको। ये बाय द वे सी शार्प के कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिया और हमने इसको, अभी मैं आपको बताता हूँ ये सब क्या है। पहले तो जो इस इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रखे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं हम। अब ये मेथड्स मेरे पास आ गए, अब मुझे इनके अंदर कुछ कोड लिखना है। देखें, अब जो है ना, मैंने आपको बताया था कि मुझे अपना वो डेटाबेस का जो सारा कोड जो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा था उसको मैं यहाँ सेंट्रल करूँगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उससे जब भी कम्युनिकेट करेंगे, तो हमें अपना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, उसके बगैर नहीं करेंगे। लेकिन रिपोजिटरी बनाने का मकसद ये है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट जहाँ भी हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होगा उस लॉजिक पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उस लॉजिक पे हम अपने रिपोजिटरीज़ को कॉल कराएंगे। लेकिन रिपोजिटरीज़ के अंदर हमें अपना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉल कराना है, यानी हम रिपोजिटरीज़ को कॉल कराएंगे और रिपोजिटरीज़ बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेगी। तो अब हम यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ये इंजेक्ट हो गया और मुझे इंस्टेंस मिल गया, लेकिन ये यहाँ नीचे अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। तो कोई बात नहीं, मैं विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर लूँगा, ये ऑप्शन। और नेमिंग कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स को हम अंडरस्कोर से यूज़ करते हैं। तो यही नेमिंग कन्वेंशन हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं गेट ऑल में, क्योंकि हमने अपने इंटरफेस में सबसे पहले यही मेथड रखा है, तो उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। देखें, गेट ऑल रादर सिंपल है। इसका काम ये है कि डेटाबेस से जो भी एंटिटी हम यूज़ करेंगे, देखें ये टाइप पैरामीटर्स हैं यहाँ, यानी जब भी मैं जेनेरिक रिपोजिटरी को मैं यूज़ करूँगा ना, तो इसमें मुझे कोई ना कोई क्लास देनी, क्योंकि ये मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है। इसको मैं अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरी कौन सी क्लास दूंगा, मैं यहाँ पर वो क्लास दूंगा, वो एंटिटीज़ दूंगा जिसकी बेस पे मैंने डेटाबेस जनरेट किया है, यानी ये एंटिटीज़ स्कूल स्टूडेंट, यानी वो एंटिटीज़ जिनकी बेस पे डेटाबेस में टेबल जनरेट होगा, वो एंटिटीज़ या वो मॉडल्स मैं यहाँ पास करूँगा। ठीक है, तो अगर लेट से मैं स्कूल पास कर रहा हूँ तो ये जेनेरिक रिपोजिटरी स्कूल के लिए बन जाएगी। तो इट मीन्स अब गेट ऑल में जो भी सारा डेटा आएगा वो सब वो आएगा जो डेटाबेस में स्कूल के टेबल के अंदर है। ठीक है, तो कोई लिख लेते हैं वार डेटा
अब देखिए इस डेटा में जो भी सारा डेटा आएगा ना वो डीबी सेट है, सही। अब आप कह रहे होंगे ये तो आई क्वेरी भी रिटर्न कर रहा है और यहाँ तो हम डीबी सेट रिटर्न करा रहे हैं, तो ये मैच कैसे हो रही है। तो चलें देखते हैं डीबी सेट किस तरीके से काम करता है। देखिए ये मैं मेरे डीबी सेट में आ गया, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा डीबी सेट। देखिए बहुत सारी चीज़ों से इनहेरिट है, आई क्वेरिएबल से भी इनहेरिट है। तो ये देखिए आई क्वेरिएबल, ये आई एनिमरेबल, आई क्वेरिएबल, नॉर्मल, यानी नॉर्मल आई क्वेरिएबल और जेनेरिक आई क्वेरिएबल विद टाइप पैरामीटर से इनहेरिट है। इट मीन्स डीबी सेट जो है ना वो एक कलेक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेचर कलेक्शन है और आई क्वेरिएबल इसका पेरेंट है। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि पेरेंट जो है ना, पेरेंट, ये पेरेंट है, ये अपने चाइल्ड का रेफरेंस स्टोर कर सकता है। तो यही रीज़न है कि आई क्वेरिएबल डीबी सेट रिटर्न कर सकता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास गेट ऑल बाय कंडीशन। अगेन अभी भी हमें कलेक्शन ही चाहिए, हम यही एज इट इज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। लेकिन अब हमें सारा डेटा नहीं चाहिए इस केस में, हमें सिर्फ फ़िल्टर्ड किया हुआ डेटा चाहिए। देखिए जब मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा ना तो मैं यहाँ पर इस पैरामीटर में एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन डेलीगेट है और डेलीगेट्स में लैम्डा एक्सप्रेशन पास हो सकते हैं। तो मैं यहाँ एक कंडीशन पास करूँगा और वो कंडीशन इस वेरिएबल पे आएगी और ये वेरिएबल यहाँ पर पास करना है मुझे, जो कि डेटा पे कंडीशन बना के डाल देगा और फिर ये कोड जो एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा उसमें वेयर का क्लॉज लग के डेटाबेस में जाएगी। तो मुझे यहाँ पर कंडीशन कैसे देनी है, मैं यहाँ पर बेसिकली एक वेयर का मेथड कॉल करा लूँगा ये इस तरह से। और वेयर मुझसे लेता क्या है, आप नोट करें, वेयर मुझसे फंक डेलीगेट लेता है। वैसे 3 तरह के ओवरलोड हैं लेकिन उसमें फंक डेलीगेट भी है कि जिसका टाइप पैरामीटर टी है और रिटर्न टाइप बूल है। एग्जैक्टली देखिए मेरा पैरामीटर जो फंक है वो भी यही है, टाइप पैरामीटर टी और रिटर्न टाइप बूल। तो मैं ये एज इट इज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसका ये एक्सप्रेशन के साथ वाला ओवरलोड यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी अब इस ओवरलोड की मदद से क्या होगा, अब जो सीक्वल क्वेरी जनरेट करेगा ये हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसमें वेयर का क्लॉज लगेगा और फिर वो सब डेटाबेस में जाएगी और वहीं से डेटाबेस से ही फिल्टर होकर हमें रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद है हमारा गेट बाय कंडीशन। क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डीबी सेट है ना वो एक कलेक्शन है। ये क्योंकि मैंने वेयर से इसको इसमें वेयर चेंज किया था तो ये आई क्वेरी रिटर्न कर रहा है, लेकिन डीबी सेट बेसिकली जो है खुद एक कलेक्शन है। अब मुझे फ़िल्टर्ड भी करना है डेटा और सिंगल ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास लिंक का एक और मेथड है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। बहुत सारे हैं लिंक के लेकिन हम इसका यूज़ कर लेंगे और इसको नलेबल कर लेते हैं। नलेबल इसलिए किया कि यहाँ पर जो ग्रीन स्क्विगली आ रही थी मैं कह रही थी कि हो सकता है आप जो कंडीशन डालें उसकी बेस पर डेटाबेस में कोई डेटा ही ना हो, तो नल हो सकता है, तो मैंने इसको नलेबल कर लिया। फिर है हमारा क्रिएट, आते हैं क्रिएट पे। तो क्रिएट है हमारा बेसिकली ऐड, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। राइट, और रिटर्न हम करा लेंगे इसकी एंटिटी। देखिए जब हम ऐड करते हैं ना एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, तो वो आपका मॉडल और उसमें ये टाइप भी साथ मेंशन होती है, एंटिटी एंट्री। लेकिन मुझे एंटिटी एंट्री नहीं चाहिए, मुझे यही एग्जैक्टली टाइप चाहिए जो मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ। तो वो टाइप मुझे डेटा डॉट एंटिटी से मिल जाएगी, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, तो जब इसका यूजेज हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। अभी तो हम एक वो जेनेरिक मेथड बना रहे हैं जो कॉमन मेथड नहीं है, जो मोस्टली हर टेबल की रिक्वायरमेंट है कि डेटा ऐड करना, डेटा डिलीट करना, फैच करना, कोई कंडीशन लगाना, कुछ कंडीशन की बेस पे फ़िल्टर करना, बहुत सारे काम। राइट, ये हमारा ऐड हो गया। अब हम आते हैं अपडेट पे। अपडेट पे हमें बेसिकली कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ अपनी लॉजिक परफॉर्म करनी होती है बस। यानी जो भी मैं यहाँ पास करूँगा वो डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाएगा। नाउ फॉर द लास्ट मेथड डिलीट। देखिए डिलीट मेथड तो मैंने मेरे रिपोजिटरी का नाम रखा है, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क में जो मेथड है वो डिलीट नहीं है, वो रिमूव है, जो डेटाबेस से डेटा डिलीट कर देता है।
लेकिन हमें रिमूव नहीं, डिलीट ज़्यादा सूटेबल लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये नेम यूज़ कर लिया। नाउ ये वेयर टी कॉलन क्लास, ये ना सी शार्प का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जेनेरिक्स पे लगता है ये। इसका मतलब ये है कि ये जेनेरिक रिपोजिटरी के टाइप पैरामीटर, यानी जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे इसका टाइप पैरामीटर देना होगा, ठीक है। तो इसका टाइप पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ क्लास होगी, यानी कोई और टाइप नहीं दे सकता। ये कंस्ट्रेन है इन जेनेरिक्स पे। कंस्ट्रेन इसका मतलब है जो भी इस टाइप पैरामीटर में पास किया जाएगा वो हर हालत में क्लास टाइप होनी चाहिए है। वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वो इंटरफेस नहीं हो सकता, वो इंटीजर नहीं हो सकता, वो स्ट्रिंग नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई मेरी बनाई हुई क्लास होनी चाहिए है, मैं वही यहाँ पास कर सकता हूँ। इस कंस्ट्रेन का ये मतलब है। नाउ बेसिकली अब हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, स्कूल और स्टूडेंट। तो अब हम स्पेसिफिक रिपोजिटरीज़ बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैं इस रिपोजिटरी को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट रिपोजिटरी है। तो मुझे इसको यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक रिपोजिटरी भी बनानी है। तो मेरे पास कितनी एंटिटीज़ हैं? दो। तो इसलिए मैं दो रिपोजिटरीज़ बनाऊंगा, स्कूल रिपोजिटरी और स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। यानी अब हम स्पेसिफिक रिपोजिटरीज़ बनाएंगे और इंटरफेसेस और क्लास दोनों चीज़ें बनेंगी जो जेनेरिक रिपोजिटरी क्लास और इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे। तो इन इंटरफेसेस को हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे, तो बना लेते हैं। यानी ये दो एंटिटीज़ है ना, तो इनकी स्पेसिफिक रिपोजिटरी के लिए आपको पहले स्पेसिफिक इंटरफेस बनाने हैं और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्लासेस बनानी है। तो पहले हम इंटरफेस बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में। और इस रिपोजिटरी को हम इनहेरिट कर लेंगे हमारे आई जेनेरिक रिपोजिटरी से, ठीक है। अब मैं स्कूल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं स्कूल में जाऊँगा, इस मॉडल को कॉपी करूँगा और यहाँ इसमें पेस्ट कर दूँगा। सिंपल इज़ दैट। नेम स्पेस ऐड कर लीजिए इसका। मैंने रेफरेंस ऐड किया है, आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में, यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटीज़ का रेफरेंस ऐड किया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी क्योंकि मैंने जो इनहेरिटेंस करी है वो इंटरफेस टू इंटरफेस है, यानी चाइल्ड भी इंटरफेस है और पेरेंट भी इंटरफेस है। तो मैं यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दूंगा जो इस आई जेनेरिक रिपोजिटरी में है। ऐसे ही मैं एक और इंटरफेस बना लेता हूँ स्टूडेंट के लिए भी। सिमिलरली इसको भी आई जेनेरिक रिपोजिटरी से इनहेरिट कर लूँगा। क्यों मैं अपने हर इंटरफेस को इससे इनहेरिट कर रहा हूँ? क्योंकि ये कॉमन मेथड मुझे सबके लिए चाहिए ना। हर टेबल के लिए चाहिए, तो इस वक्त दो ही टेबल्स हैं, तो उनके लिए कर रहा हूँ मैं। अब रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में इन इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन बना लेंगे हम। इसमें से मेक श्योर कीजिएगा अब आई हटा लीजिएगा, क्योंकि अब हम क्लास बना रहे हैं और आई रिप्रेजेंट करता है इंटरफेस को। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, तो इसी को ही फॉलो करना है आपने। नाउ अब हम इसको इनहेरिट कर लेंगे आई स्कूल रिपोजिटरी से। ये देखिए ये बता रहे हैं इम्प्लीमेंट ऑल इंटरफेस, तो मैं ये कर लूँगा। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली सब स्कूल के लिए आने शुरू हो गए। देखिए जो मैंने जेनेरिक मेथड्स बनाए थे, अब देखिए मैंने जो बनाए थे, मैंने तो टी दिए थे, लेकिन अब आप नोट कर रहे हैं क्योंकि स्कूल रिपोजिटरी में मैंने बताया कि वो स्कूल के लिए है, तो ऑटोमेटिकली सब जेनेरिक रिप्लेस हो गए इस टाइप से। एनीवेज देखिए मैंने ये मेथड बना लिए थे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन मैं बना चुका था, तो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना ये, तो मैं तो ये कोड नहीं लिखूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये एरर कैसे रिमूव करूँगा। यानी ये तो कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन दो। देखें इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसके लिए मैंने ये जेनेरिक क्लास बनाई थी। ये क्लास ही है मेरी जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैं इस क्लास को इनहेरिट कर लूँगा। और इंटरफेस इनहेरिटेंस के रूल में आपको पता होना चाहिए कि एक टाइप की पेरेंट जो होती है वो एक सिंगल क्लास हो सकती है, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस इनहेरिट हो सकते हैं। और कन्वेंशन ये है कि पहले आप क्लास देते हैं, उसके बाद आप इंटरफेसेस देते हैं। नाउ ये क्लास बेसिकली मैं इनहेरिट कर रहा हूँ स्कूल के लिए, स्कूल एंटिटी। ये देखें जो अब इम्प्लीमेंटेशन का एरर आ रहा था ना, वो चला गया। क्यों? क्योंकि अब ये इंटरफेस देखें, ये इंटरफेस इनहेरिट है इस इंटरफेस से आई जेनेरिक में, जे भी इंटरफेस है, और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखे हैं। तो वो मेथड
इस टाइप पे आए, पर यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं मांगी। उसकी रीज़न ये खुद इंटरफेस है। अगर मैं इसको क्लास कर देता ना तो ये एरर देता कि अब आप इसको इनहेरिट करें, लेकिन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता है। कोई बात नहीं, फिर मैंने इस इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया मेरी स्पेसिफिक क्लास से, तो वो क्लास मुझे एरर दे रही थी, लेकिन वो जो मेथड थे ना, वो मेथड की इंप्लीमेंटेशन मेरी जेनेरिक रिपोजिटरी दे रही है। यानी अब मैं बार बार इंप्लीमेंटेशन भी नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट ये कोड रिपीट करूंगा अपनी स्पेसिफिक रिपोजिटरी में और इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी। नाउ अब एक एरर आ रहा है। एरर देखिए ये है कि अगर मैं जेनेरिक रिपोजिटरी में हूँ ना, तो आपको इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है ये। अच्छा, इसको आप कर लें प्रोटेक्टेड। ये क्यों प्रोटेक्टेड कर रहे हैं इसको मैं बाद में बताऊँगा आपको अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। नाउ अब देखिए मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है। अब ये कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंट है कि इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस चाहिए, यानी टाइप चाहिए इसको। तो अब मैं इस जेनेरिक को जिस क्लास से भी इनहेरिट करूँगा ना, उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेरेंट यानी जेनेरिक को कि कंस्ट्रक्टर में ये टाइप प्रोवाइड करे। तो इसीलिए मेरा यहाँ एरर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। कंस्ट्रक्टर बना लेता है, ठीक है। और यहाँ मुझे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना है। अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस यहाँ इंजेक्ट, जो ये इंजेक्ट किया मैंने बेसिकली ना, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। अब ये इंस्टेंस यहाँ आ तो गया, लेकिन ये इंस्टेंस मुझे इसके कंस्ट्रक्टर पे पहुँचाना है। तो अगेन सी शार्प का कॉन्सेप्ट है ये कि पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए चाइल्ड के थ्रू आपको एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं बेस। हम यहाँ लिखेंगे बेस। अब मैं अगर होवर करूँ तो मैंने कितने कंस्ट्रक्टर बनाए, एक। तो देखिए मैं उस पर आ गया और उस कंस्ट्रक्टर को ये देना है, ये टाइप। तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ, यानी मैंने यहाँ जो किया इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, सॉरी इसको कॉपी करूँगा और इस बेस के पैरामीटर में पास कर दूँगा। ये पहुँच गया वहाँ पे मेरे यहाँ तक, देखिए। और अब मेरा एरर भी ख़त्म हो गया, यानी अब मुझे रिपीटेशन भी नहीं करनी। वो सारी कोड रिपीटेशन यहाँ से आ रही है, मैं जस्ट इन रिपोजिटरीज़ का यूज़ करूँगा। तो मैं स्कूल रिपोजिटरी को एक्सेस कर रहा हूँ, दूसरी उसमें CRUD जितने भी हैं सब परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली स्टूडेंट रिपोजिटरी भी बना लेते हैं। इंटरफेस तो बना लिया था, उसकी अब हम इम्प्लीमेंटेशन बना लेते हैं। नाउ अब इसमें भी वो एरर है कि अब ये क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो इसके कंस्ट्रक्टर में वही अगेन इंस्टेंस पहुंचाना है। तो एक तरीका तो वो था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया, लेकिन हम यहाँ पर ना विजुअल स्टूडियो से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कंट्रोल डॉट कीजिए और देखिए कंस्ट्रक्टर जनरेट कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप एंटर करेंगे ना, ये खुद ही वेरिएबल भी मतलब टाइप भी इंजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और वो बेस में पहुँचा भी देगा। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। इस अप्रोच से कोड रेपिटेशन बचता है और इंटरफेसेस से जो कॉमन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी, वो जेनेरिक क्लास, ये जेनेरिक रिपोजिटरी क्लास को इनहेरिट करते ही मिल गई। यानी मैं अगर इसको ना इनहेरिट करता तो यहाँ वो एरर आ रहे थे कि भाई इसके अंदर आपके कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन दीजिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी इस क्लास के अंदर आ गई है। तो अब हमने इन कस्टम रिपोजिटरी में अगेन उन कॉमन मेथड्स के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉमन मेथड ये रहे, इसमें आई है, ये इनहेरिट हुआ है जेनेरिक से, ये रहे वो कॉमन मेथड। लेकिन अब मुझे अपनी स्पेसिफिक ये जो मैंने कस्टम जो मैंने बनाई है रिपोजिटरी, उनमें उन मेथड्स उन कोड को रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं रही। रीज़न, मैंने जेनेरिक रिपोजिटरी यहाँ पर इनहेरिट कर ली, बस ये काम है जो मुझे रिपीटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास चॉइस नहीं है कोई। इससे ये हुआ कि हमें इन दोनों टेबल्स में डेटा इंसर्ट करने के लिए डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज़ बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि अब इन रिपोजिटरी के थ्रू हम अपने टेबल्स में CRUD परफॉर्म कर सकेंगे। यानी हम इन रिपोजिटरीज़ का यूज़ करेंगे, ये रिपोजिटरी बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगी, ठीक है। कोड रिपीटेशन जो बार बार होना था ना, उससे बचने के लिए ये रिपोजिटरी पैटर्न हमने इम्प्लीमेंट किया। अब एक और सिनेरियो समझिए, अगर हमने अलग अलग रिपोजिटरीज़ डायरेक्टली यूज़ की, तो ज़ाहिर है मैं इनको भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ये अभी तो सिर्फ 2 एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट और स्कूल। कल को हो सकता है 100 हो जाएँ एंटिटीज़, हो सकता है 200 हो जाएँ। देखें जो एक्चुअल डेटाबेसेस जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, किसी में 500 टेबल्स भी बन सकते हैं, किसी में 1000 भी बन सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है। तो लेट से 200 रिपोजिटरीज़ अगर बनानी पड़ी आपको,
और 200 रिपोजिटरीज क्यों बनानी पड़े? एक चीज़ समझिए, आपके पास डेटाबेस में जितने टेबल्स हैं ना, जितनी एंटिटीज़ आपने बनाई हैं यहाँ पे, तो जितनी एंटिटीज़ हैं उतनी रिपोजिटरीज़ हैं, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिपोजिटरी इक्वल्स टू एंटिटी। ये रूल समझिएगा, आप जितनी नई एंटिटी बनाते जाएंगे, जो डेटाबेस में एज अ टेबल बनेगी, आपको हर हालत में उनकी रिपोजिटरीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर कहीं लॉजिक में हमें 20 या 30 रिपोजिटरीज की ज़रूरत हो, इसका मतलब है कोई ऐसी लॉजिक हम बना रहे हो जिसमें हमें डेटाबेस से 20 या 30 टेबल्स का यूज़ करना हो सकता है कहीं जॉइंस लगाने हो सकता है कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करनी हो, तो क्या मैं 20 या 30 रिपोजिटरीज़ को इंजेक्ट करूँगा? अभी तो 20-30 में हमारी हालत अजीब हो रही है, कल को ये 100 भी तो हो सकती हैं कि मुझे 100 टेबल्स एक साथ यूज़ करने पड़ गए हों, तो क्या मैं 100 रिपोजिटरीज इंजेक्ट करूँगा? तो इससे तो जिस क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैं ये रिपोजिटरीज इंजेक्ट करूँगा, वो तो पूरी की पूरी क्लास और कंस्ट्रक्टर ख़राब हो जाएगा, मैसी हो जाएगा उसका सारा कोड तो भाई। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर एक और पैटर्न इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न। यूनिट ऑफ वर्क में हम सारी की सारी रिपोजिटरीज मैन्युअली ऐड करेंगे अपने यूनिट ऑफ वर्क में। यूनिट ऑफ वर्क बेसिकली एक मैनेजर है जो डेटाबेस के साथ होने वाली चेंजेस जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक करके रखता है, ठीक है। और फिर सेव चेंजेस में हम एक मेथड है सेव चेंजेस जो हम डालेंगे इसमें, इसके थ्रू हम इन सारी चेंजेस को एक साथ डेटाबेस में भेज भी सकते हैं। इसका काम ये होता है कि आपके ऑपरेशन के दौरान मल्टीपल चीज़ें जैसे आपने करी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को ऐड किया होगा, कोर्स को अपडेट किया होगा, किसी टीचर के टेबल से टीचर को डिलीट किया होगा, ये सब एक यूनिट बन जाती हैं। फिर एंड में हम इनको एक बार ही कमिट कर देते हैं सेव चेंजेस कॉल करके। ये कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इस यूनिट ऑफ वर्क में बहुत सारे काम भी हो सकते हैं, अगर हमें नीड हुई तो वो भी हम सीख लेंगे इन फ्यूचर कि यूनिट ऑफ वर्क और क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो पहले इसका इंटरफेस बनाएंगे हम कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट में, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे हम रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में। तो पहले इसका इंटरफेस बना लेते हैं और उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें डाल देते हैं। यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस बना लीजिए, आई यूनिट ऑफ वर्क। अब इसको भी ना मैं एक C# के बिल्ट इन इंटरफेस से इनहेरिट कर लूँगा। ये बेसिक इंटरफेस जो है ना बिल्ट इन, ये गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट से आता है, आई डिस्पोजेबल, ठीक है। अब इसमें मैं अपने रिपोजिटरीज़ को मेंशन कर लूँगा जो मैंने बनाई हैं, उनके इंटरफेसेस बेसिकली मैं डालूँगा यहाँ। ये मैं प्रॉपर्टीज़ बना रहा हूँ, ये एज अ गेटर है बस, इनको सेट नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ यूज़ किया जा सकता है, इनमें वैल्यूज सेट नहीं हो सकती। इनकी वैल्यूज़ जो सेट होंगी कि इनमें डेटा कहाँ से आएगा, वो इस यूनिट ऑफ वर्क इम्प्लीमेंटेशन से आएगा, ठीक है। ऐसे मेरे पास आई स्टूडेंट है, और मैं इसमें अपना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज़ करूँगा, सेफ। क्या करता है मेथड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी ज़रा सी देर में। पहले इनकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, अगेन आई यूनिट ऑफ वर्क की इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट ऑफ वर्क जो कि रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में देंगे हम। मेक श्योर करना है कि आपने इसमें से आई रिमूव करना है, इनहेरिट कर लीजिए और इम्प्लीमेंटेशन दे दीजिए। इसको लास्ट में रख लेते हैं। ये डिस्पोज मेथड वो आई डिस्पोजेबल इंटरफेस से आया है जो हमने इनहेरिट किया था अपने आई यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस में। नाउ अब ये रिपोजिटरीज़ हैं, इन रिपोजिटरीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ये हैं, स्कूल रिपोजिटरी एंड स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। यानी ये रिपोजिटरी क्लासेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे, यानी डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट DB कॉन्टेक्स्ट यूज़ तो कर नहीं रहा है, तो इनका यूज़ हम बेसिकली कर लेते हैं। नाउ तो हमने ये इनहेरिट किया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अच्छा, ये जो हमने आई डिस्पोजेबल इनहेरिट किया था ना, ये इससे हमें ये डिस्पोज मेथड मिला है। ये इसलिए हमने यूज़ किया ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम एंटिटी फ्रेमवर्क को डिस्पोज कर सकें। ये डिस्पोजेबल C# की गार्बेज कलेक्शन के फीचर्स में से एक फ़ीचर है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मैं बना रहा हूँ उसको हम 1 बाय 1 पहले बना लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और इसमें मैं मेरा DB कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ।
यानी मेरा काम तो बेसिकली मेरी ये रिपोजिटरीज करके देंगी। यानी जब भी मैं इन रिपोजिटरी को कॉल करूँगा, इस वेरिएबल पे मुझे इसके चाइल्ड का यानी क्लास का इंस्टेंस मिल जाएगा, तो वो क्लास ही तो रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस से बात करने के लिए। तो फिर मैं ये इंजेक्ट कर क्यों रहा हूँ यहाँ डी बी कॉन्टेक्स, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट। नाउ अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पर। तो उसका पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये मैंने किया क्या। एग्जैक्टली यही, यानी जब भी ये कंस्ट्रक्टर मैं मतलब जब भी इस आई यूनिट ऑफ वर्क को इंजेक्ट करूँगा, तो मुझे उस पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसकी इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगी, यानी बिहाइंड द सीन कंस्ट्रक्टर खुद ही बन जाएगा। जब कंस्ट्रक्टर बनेगा तो उसमें मुझे न्यू स्कूल रिपोजिटरी का इंस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। देखिए मैंने आई एप्लीकेशन डी बी कॉन्टेक्ट इसलिए इंजेक्ट किया था क्योंकि न्यू स्कूल रिपोजिटरी, ये जो क्लास है ना मेरी स्कूल रिपोजिटरी, इसका कंस्ट्रक्टर डिपेंड ही इस पर है, इसलिए मुझे ये इंजेक्ट करनी पड़ी थी अपनी एप्लीकेशन डी बी कॉन्टेक्ट्स। मैं अगर ये इंजेक्ट नहीं करता तो मुझे इस पर इंस्टेंस नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए मुझे इंजेक्ट करनी पड़ी। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो ये नहीं है, यहाँ तो मुझे मिल जाएगा वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए इसका इंस्टेंस मुझे एक दूसरे तरीके से चाहिए। हो सकता है अक्सर आप में से अक्सर लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा हो, लेकिन मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। मैं इससे पहले एक बार और लिखूँगा न्यू, यहाँ लिखूँगा मैं लेज़ी, यहाँ मैं डालूँगा आई स्कूल रिपोजिटरी, और इसके कंस्ट्रक्टर पे यानी बनेगा ये इंस्टेंस। अब देख लें आप इसकी टाइप क्या हो गई, लेज़ी आई स्कूल रिपोजिटरी। सिमिलरली यही मैं स्टूडेंट के साथ भी करूँगा। अब ये जो वेरिएबल्स है ना, इनसे मुझे वैल्यूज़ एक्सेस करके यहाँ पर गेट करनी है, रिटर्न करनी है बेसिकली। तो पहले ये सिंटैक्स देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी है गेटर टाइप की। एरर है कि इसको वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वो हम इस पर से करा लेते हैं। अब वैल्यू जो है ना वो इस वेरिएबल के पास है। अब ये वेरिएबल मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो यहाँ कैसे एक्सेस करूँ? तो देखिए उसका सही तरीका ये है कि मैं इसका एक सिमिलरली एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ ग्लोबल लेवल पे, और अब ये वेरिएबल मैं हटा लूँगा यहाँ से, इससे रिप्लेस कर दूँगा। ये ग्लोबल इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे इन प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू सेट यहाँ पर करानी है, और फिर जो भी इनको यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर लेगा, वो इनको यूज़ करेगा। बिहाइंड द सीन वो इन्हीं को पकड़ रहा होगा, बेसिकली यहाँ से डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रिटर्न कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ अब बेसिकली एरर समझिए, देखें ये वेरिएबल जो है ना, ये प्रॉपर्टी ये रिटर्न करती है आई स्कूल रिपोजिटरी, लेकिन मेरा ये जो वेरिएबल जो मैं रिटर्न करा रहा हूँ ना, ये लेज़ी आई स्कूल है, तो इसमें से आपको डॉट करके वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू की टाइप है स्कूल रिपोजिटरी। सिमिलरली ये काम मतलब ये जितना लंबा काम यहाँ किया है, इसका शॉर्ट एंड वर्जन है कि हम एक्सप्रेशन सिंटैक्स का यूज़ कर लें। यहाँ पर सिंपली हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट एंड वर्जन पे ही लेकर आ जाते हैं हम। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको ऐसे शॉर्ट एंड वर्जन पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक सेव मेथड है, इस पे हम एक चीज़ परफॉर्म करते हैं, इसको हम वाइड से हटा के इंटीजर कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा सेव चेंजेस मेथड है ना, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर रिटर्न करता है, यानी जो भी चेंजेस हम सेव करते हैं ना डेटाबेस में, तो ये बताता है कि कितनी रिकॉर्ड्स हैं या कितनी रॉज हैं जो अफेक्ट हुई है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। और लास्ट ये हमारा डिस्पोज है, इसको भी हम इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। ऑलराइट, तो गाइस हमने इस यूनिट ऑफ वर्क में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या है। देखें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये लेज़ी क्या चीज़ है, ये जो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है लेज़ी का जो मैंने इंस्टेंस बनाया है, इससे मैं अचीव कर क्या रहा हूँ।
देखिए लेज़ी जो है ना डॉट नेट का एक स्पेशल क्लास है जो लेज़ी इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करती है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट तब तक क्रिएट ना हो जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। यानी जब मैं यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू इन प्रॉपर्टीज़ को, देखें मैं इनको एक्सेस करूँगा, मैं इनको एक्सेस नहीं करूँगा, ये प्राइवेट हैं, ये तो किसी काम के मकसद, मतलब ये चीज़ चाहिए थी मुझे तो ही इनका यूज़ किया मैंने। यूनिट ऑफ वर्क को जब मैं इंजेक्ट करूँगा ना तो मैं इनका यूज़ करूँगा, इनका इन मेथड्स का, इन चीज़ों का। इससे ऊपर जितनी चीज़ें हैं ना मैं उनका यूज़ नहीं कर सकता, वो सब प्राइवेट हैं। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफाइड लगा है प्राइवेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी जब मैं यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू इन चीज़ों को एक्सेस करूँगा, इसको या इसको, तो मेमोरी पे ना इनका इंस्टेंस बन जाए। और अगर मैं इनको एक्सेस ना करूं तो इनका कोई ऑब्जेक्ट ना बने। यानी इवन मैं यूनिट ऑफ वर्क को इंजेक्ट भी क्यों ना कर दूं अपने कहीं किसी जगह पे जहां मुझे डेटाबेस से इंटरेक्शन चाहिए हो, मैंने वहां पर यूनिट ऑफ वर्क इंजेक्ट कर दिया, लेकिन जब तक मैं इन रिपोजिटरीज़ के इन वेरिएबल्स को एक्सेस ना करूं तब तक इनका इंस्टेंस ना बने। यानी जब मैं एक्सेस करूं तो ही इंस्टेंस बने। अगर मैं ये लेज़ी ना लिखूँ ना और मैं इस यूनिट ऑफ वर्क को इंजेक्ट करूँ तो वो इंजेक्ट होते ही ना इनका इंस्टेंस बना देगा। यानी अगर लेट सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ इस वेरिएबल की, यानी मैं सिर्फ स्कूल के टेबल से कोई काम करना चाहता हूँ, मेरा स्टूडेंट से के टेबल से कोई काम नहीं है, लेकिन अगर लेज़ी के बगैर लिखा होगा ना मैंने, तो ये भी इंस्टेंस बन जाएगा। तो बस वो इंस्टेंस मेमोरी पे रखा हुआ है पर उसका कोई यूजेज नहीं है, तो बेकार है ना, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्यों ले रहा है वो, तो वो तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने क्या किया, मैंने लेज़ी का यूज़ किया। जब तक मैं इनमें से जिसको भी एक्सेस नहीं करूँगा तब तक उनका कोई इंस्टेंस नहीं बनेगा, जब एक्सेस कर लूँगा तो इंस्टेंस बन जाएगा मेमोरी पे। ये है, इससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है, और सिर्फ वही रिपोजिटरी बनेगी जो यूज़ हो रही होगी, मेमोरी भी एफिशिएंट होगी और अनयूज रिपोजिटरी के लिए अननेसेसरी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इसके एग्जांपल ऐसे है कि सोचो आपके घर में 10 लाइट्स हैं, अगर आप एक साथ ऑटोमेटिकली, यानी आप सबको ऑन कर दें, मतलब सभी ऑन हो जाएं एक साथ, तो बिजली ज़्यादा वेस्ट होगी। आपकी रिक्वायरमेंट तो ये नहीं थी, लेकिन आपने जब ऑन करी तो सब एक साथ ऑन हो गई। तो ये है तो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मल यानी इस लेज़ी के बगैर बना, इस यानी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपका वो इस तरीके से। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि स्पेसिफिक लाइट ऑन हो बाकी ना हो, जिसको करूँ ऑन बस सिर्फ वही ऑन हो, बाकी को अननेसेसरी ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेसिकली आपके लेज़ी का एक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमने लेज़ी इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो लेज़ी का सिंपल मतलब यही है कि इंस्टेंस तभी बनाओ जब उसकी ज़रूरत हो। फिर हमने ये सेव मेथड बनाया। जब तक आप सिर्फ ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हो, वो ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके मेमोरी में रहते हैं, डेटाबेस में नहीं जाते। यानी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको, लेट सपोज आप इसके थ्रू वो मेथड एक्सेस कर रहे हो जो हमने जेनेरिक मेथड बनाए, उनमें से एक मेथड का यूज़ करके आपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना था। आपने ऐड मेथड का यूज़ करके डेटाबेस में ऐड मेथड का यूज़ कर लिया, आप समझने लगे कि शायद डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, वो मेमोरी में रखा ज़रूर है लेकिन वो डेटा डेटाबेस में नहीं गया। जब आप ये सेव चेंजेस मेथड, ये इसको हम रैप कर रहे हैं अपने सेव मेथड में, एक्चुअल मेथड एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू ये सेव चेंजेस है जो हमें मिलता है। तो जब आप ये सेव चेंजेस मेथड कॉल करते हो ना, तब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वो सारी ट्रैक चेंजेस को एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरी कमांड में कन्वर्ट करता है और उन्हें डेटाबेस में एग्जीक्यूट करता है। यानी एंटिटी फ्रेमवर्क के मेथड के थ्रू जब आप डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो तब तक डेटाबेस में सेव नहीं होती जब तक आप इस सेव चेंजेस मेथड को कॉल नहीं करते। जब आप इस सारे काम करने के बाद जब आप इस सेव चेंजेस मेथड को कॉल कर देंगे, यानी अब हमारे केस में हम इसको कॉल करेंगे, तो हमारी जितनी भी चेंजेस ट्रैक होकर रखी हुई होंगी ना मेमोरी पे, वो सब डेटाबेस में पुश हो जाएंगी, जिससे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच जो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो हो जाएंगे। वो कब होंगे, इससे देखें, फैच करने के लिए तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी इस सेव चेंजेस की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप डेटाबेस में ऐड करें या अपडेट करें या डिलीट करें। इन 3 सिनेरियोज़ में ही आपको सेव चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। फैच करने के लिए यानी डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट है हमने डिस्पोज मेथड। ये रिसोर्सेज को फ्री करता है जब ज़रूरत नहीं रहती। यानी रिसोर्सेज से मुराद क्या है, डेटाबेस कनेक्शन। जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हो तो वो इंटरनली ना आपके डेटाबेस का कनेक्शन ओपन कर देता है। जाहिर है डेटाबेस का कनेक्शन ओपन नहीं होगा तो आप डेटाबेस से इंटरैक्ट कैसे करेंगे, तो डेटाबेस से जब इंटरैक्ट करना होता है तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन ओपन कर देता है। अगर आप उस कनेक्शन को फ्री नहीं करते तो वो मेमोरी लीकेज और कनेक्शन पूल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे मेमोरी लीक होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मेमोरी एफिशिएंट नहीं रहती। तो ये डिस्पोज क्या करेगा, ये तो जस्ट मेरा मेथड है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। एक्चुअली में ये है जो एंटिटी फ्रेमवर्क देता है डिस्पोज।
इसके थ्रू कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, एन मेमोरी जो अनयूज मेमोरी हैं वो फ्री हो जाएंगी। ये एप्लीकेशन को एफिशिएंट बनाता है। अगर आप मैनुअली यूजिंग ब्लॉक यूज़ करते हो तो उसमें आप खुद डिस्पोज कॉल करते हो। देखें यूजिंग ब्लॉक आपने अक्सर देखा होगा कि एक यूजिंग का ब्लॉक होता है और उसमें कोई चीज़ होती है। देखें वो इसलिए बनाई जाती है कि उसमें जो भी टाइप रखी जाती है ना, वो टाइप हर हालत में इनहेरिटेड होती है आई डिस्पोजिबल से। जब आप किसी भी टाइप को आई डिस्पोजिबल से इनहेरिट नहीं करते तो वो यूजिंग ब्लॉक के अंदर आ भी नहीं सकती। यूजिंग ब्लॉक जो है ना आपका, ऑटोमेटिकली अपने ब्लॉक के एंड होने पर डिस्पोज मेथड कॉल कर देता है, ठीक है। लेकिन वो कब होगा? जब आप इंस्टेंस बनाएंगे तब। तो हम तो यूनिट ऑफ वर्क को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे। इट मींस ना हम मैनुअली डिस्पोज करेंगे, क्योंकि हम वो नहीं बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट, हम तो इंजेक्ट करेंगे, उस पर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ऑटोमेटिकली उठ कर आएगा पीछे से। तो मैं तो यूजिंग ब्लॉक तो लिख ही नहीं सकता। तो मैं ना तो मैनुअली डिस्पोज मेथड कॉल करूँगा और ना यूजिंग ब्लॉक का यूज़ करूँगा। यानी मैं यूनिट ऑफ वर्क को जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू एक्सेस करूँगा ना, तो सारे काम ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्पोज मेथड खुद कॉल हो जाएगा। इट मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो खुद भी डिस्पोज मेथड को कॉल कर सकता है और ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा। मैं इसको कहीं भी मैं इवन यूनिट ऑफ वर्क को जहाँ इंजेक्ट भी करूँगा ना, तो भी मैं इस मेथड को एक्सेस नहीं करूँगा। ये मेथड ऑटोमेटिकली एक्सेस होगा, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैं इसको एक्सेस नहीं करूँगा, मैंने जस्ट सिर्फ बनाया है इसको। आप देखिएगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम मेरी इस एप्लीकेशन के इसका रेफरेंस 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा। इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट IOC कंटेनर से ऑटोमेटिकली डिस्पोज करेगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा इस मेथड को, ठीक है। अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट में आई यूनिट ऑफ वर्क को IOC कंटेनर में रजिस्टर करते हैं। तो चलिए एक्सटेंशन क्लास में जो हमने मेन प्रोजेक्ट में बनाई है, इस एक्सटेंशन क्लास में अब हम अपना एक और एक्सटेंशन मेथड बना लेते हैं जो आई यूनिट ऑफ वर्क को रजिस्टर करेगा। देखिए मैंने यहाँ रजिस्टर कर ली और इसको एज स्कोप सर्वर रजिस्टर करिए। इट मीन्स एक रिक्वेस्ट पे मुझे एक ही इंस्टेंस चाहिए, लेकिन हर न्यू रिक्वेस्ट पे मुझे न्यू इंस्टेंस चाहिए, तो इसलिए मैं इसको एज स्कोप रजिस्टर कर रहा हूँ। इसको हम अपने program.cs में यूज़ कर लेंगे। तो गाइज़ आज हमने रिपोजिटरी पैटर्न एंड यूनिट ऑफ वर्क इम्प्लीमेंटेशन किया, जिससे रीयूजेबिलिटी अश्योर होगी। यानी अब जब भी मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, मैं अपने आई यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ करूँगा। आई यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ करने पे मुझे यूनिट ऑफ वर्क का इंस्टेंस मिलेगा, सही है, और उसमें मुझे ये दो मिल जाएंगी, ये वेरिएबल्स कहना है, प्रॉपर्टीज़ कहना है, मैं इनको एक्सेस कर लूँगा क्योंकि ये मैंने मेरे आई यूनिट ऑफ वर्क में बनाया है, यहाँ मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी है। रिपोजिटरीज़ यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू चलेंगी, यानी मैं डायरेक्ट रिपोजिटरीज़ को भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आई यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ करूँगा। और इस यूनिट ऑफ वर्क के अंदर मुझे मैनुअली जितनी भी रिपोजिटरीज़ बनाता जाऊँगा उन सबके इस तरीके से मुझे काम करते रहने होंगे, मैनुअली ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई रिपोजिटरी मेरा बिहाइंड द सीन आई जेनेरिक रिपोजिटरी को यूज़ करेगा और आई जेनेरिक रिपोजिटरी बिहाइंड द सीन एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा। ये इतना सारा काम इसलिए किया है ताकि मुझे मैनुअली बहुत सारा कोड ना लिखना पड़े और मैं रीयूजेबिलिटी अचीव करूँगा और क्लीन वे में काम होगा। देखें आई यूनिट ऑफ वर्क को इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं रिपोजिटरी के थ्रू काम करता ना, तो 100, 200 या 500 जितनी मेथड या क्लासेस बढ़ती जाएंगी, टेबल्स बढ़ते जाएंगे, उतनी रिपोजिटरीज भी बढ़ती जाएंगी, तो मुझे बार बार इंजेक्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत मैसी हो जाएगा। इसलिए मैंने आई यूनिट ऑफ वर्क का सहारा लिया कि मैं अब सिर्फ आई यूनिट ऑफ वर्क इंजेक्ट करूँगा, बस उसके अंदर मुझे मेरी सारी रिपोजिटरीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इससे सारा कोड रीयूजेबल रहता है और क्लीन कोड हमारा अश्योर होता है। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।